देखो बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं उद्विकास, या सही जो इसका अर्थ निकल के आएगा वो आएगा कि रोलिंग आउट। मतलब एक तरीके से किस प्रकार से विकास हुआ है, उद्विकास, वो हम इसमें समझने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो बेसिकली आपके जो सिलेबस में कंटेंट दिया हुआ है उसमें पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के और मनुष्य के वर्तमान जो स्वरूप आप देख रहे हो वहां तक का पूरा विकास हम देखते हैं। इसी को इवोल्यूशन बोलते हैं सारे को। तो इसमें जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या प्रारंभिक कंडीशंस थी उस समय, और वर्तमान समय के अंदर जो है हम क्या स्वरूप देख रहे हैं। सबसे अधिक विकसित अ, जीव के रूप में हम किसे देखते हैं, मनुष्य को देखते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था से लेकर के बिल्कुल चरम अवस्था तक हम एक तरीके से हम स्टडी करते हैं इसमें। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। इसके अंदर क्या था, बेसिकली हम एनर्जी का स्वरूप मानते हैं, खाली स्पेस मानते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एक घटना हुई जिसे हम बिग बैंग बोलते हैं। बिग बैंग के बाद ही जो है क्या बने, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब बने ना। उसके बाद एलिमेंट्स बने, और फिर जो है एक तरीके से प्रोटो प्लेनेटरी डिस्क का रूप लिया, और फिर उससे पृथ्वी जैसी संरचनाएं बनी। ठीक है, एक मैं आपको संक्षिप्त रूप में ही अब मैं बताऊंगा। बेसिकली इनके साथ में दिया हुआ है लगभग कितने वर्ष पूर्व ये घटनाएं हुई। ठीक है, अर्ली अर्थ की अगर हम बात करें, जो पृथ्वी का वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं वैसा नहीं था, इसने बहुत सारी चीजें देखी हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो हाई टेम्परेचर था, और ऑक्सीजन भी नहीं थी। एटमॉस्फेरिक रिच एटमॉस्फेयर वाज रिच इन अमोनिया, मीथेन, वाटर वेपर थी, हाइड्रोजन थी, CO2। इनिशियली ये सब था। ठीक है, तो अब इससे फिर बाद में केमिकल इवोल्यूशन हुआ, लाइफ का ओरिजिन हुआ। किस तरीके से हुआ होगा, ये मानते हैं कि प्रारंभ में जब ये सब चीजें थी तो यहाँ अधिक टेम्परेचर के कारण बाई चांस ही लिपिड जैसे, अमीनो एसिड जैसे, या न्यूक्लियोटाइड जैसी संरचनाएं बन गई, और उनसे प्रारंभिक कोशिकाएं जिनको हम कोएसरवेट्स बोलते हैं, प्रिमिटिव सेल्स, वो बनी। और प्रिमिटिव सेल्स के बाद जो है प्रोकैरियोट अस्तित्व में आया, और प्रोकैरियोट के बाद यूकैरियोट्स का ओरिजिन हुआ। हम लोग यूकैरियोटिक में ही हैं। ठीक है, तो अब ओरिजिन ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें, इसका जो एक तरीके से जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है वो मिलर के एक्सपेरिमेंट के थ्रू आया, जिन्होंने एक इस तरीके का, मैंने आपको समझाया था ना, एक अगर आपको याद हो कि एक इस तरीके का बल्ब था, और पूरा का पूरा इन्होंने पूरा सेटअप इस तरीके से किया था कि उसके अंदर पूरा जो है वाटर जो है वो पूरा का पूरा सर्कुलेट करे, और यहाँ पर दो आर्क भी लगाए गए थे जहां पर इलेक्ट्रिक जो सर्किट है वो कंप्लीट करने के लिए यहाँ इलेक्ट्रोड्स लगाए, जिससे कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर जनरेट हुआ, है ना। और इसके अंदर एक मोटर लगा करके पूरे के पूरे सॉल्यूशन को सर्कुलेट कराया गया कुछ दिनों तक। फिर बाद में इस इसके अंदर जो वाटर बना उसका जो कलर है वो थोड़ा चेंज हुआ। उसको जब टेस्ट किया गया तो उसमें पाया गया कि उसके अंदर अमीनो एसिड्स भी थे, कुछ लिपिड्स भी थे। तो इसका मतलब
संभव है कि पृथ्वी पर उस समय इसी तरीके से ये सब बने होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बताया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड्स, फिर कोई सर्वेट बने, बाद में प्रोटोसेल्स बने, फिर फर्स्ट प्रिमिटिव सेल बनी, फिर फर्स्ट लाइफ फॉर्म आई प्रोकैरियोट्स के रूप में, और बाद में इवोल्यूशन होकर के जब इवोल्यूशन हुआ तो ऑटोट्रोफ्स आए। ऑटोट्रोफ आए तो उन्होंने CO2 का इस्तेमाल किया, तो जिससे कि ऑक्सीजन रिलीज हुई, तब जाकर के इस इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन बनी है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ ओजोन लेयर, प्रोटेक्शन, इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स, ये सब हुआ। अब इसके बाद अगर हम बात करें थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, ये वैसे तो आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं दी हुई है, लेकिन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है और थोड़ा सा आपको पता भी होना चाहिए। ये कुछ है लामार्किज्म, जो लामार्क के द्वारा दी गई थी। इन्होंने यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की थ्योरी दी थी कि जो ऑर्गन ज्यादा यूज होता है वो ज्यादा विकसित होता है, जो कम यूज होता है वो कम विकसित होता है। इन्होंने एक उदाहरण जिराफ की गर्दन का दिया था। लेकिन इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो नए कैरेक्टर मिल जाते हैं वो मतलब इनहेरिट होते हैं, ये कोई तय नहीं है। ये कैसे हुआ कि जिस तरीके से हमारे भारतीय समाज में देखते हैं कि लड़कियों में कान छिदवाने की परंपरा है और वो सदियों से चलती आ रही है, लेकिन आज तक एक भी बच्चा ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जिसके अंदर दोनों कान छिदे हुए हों। ठीक है, तो इस तरीके से इसको रिजेक्ट कर दिया गया है इस थ्योरी को। बाद में एक डार्विनिज्म जो आया, जो कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिए गए थे। इन्होंने काफी अच्छी थ्योरीज दी थी। इन्होंने कहा कि जितने भी जीव हैं वो ओवर प्रोडक्शन करते हैं और वो एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल भी करते हैं। आप ये देखो, यहाँ जितने भी, मान लो अभी यहाँ पर कुछ जीव हैं जो बच्चे देते हैं, वो आपस में भी स्ट्रगल करते हैं, दूसरों के साथ भी स्ट्रगल करते हैं। तो उनमें वेरिएशंस अगर होते हैं तो जो उनमें फिटेस्ट होता है, जो सबसे फिट होता है वो सर्वाइवल करता है, उसी का नेचर सिलेक्शन करती है। ये नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी थी। म्यूटेशन थ्योरी दी गई थी ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा। ये कहते हैं कि सडन म्यूटेशन होता है और फिर साल्टेशन। सडन म्यूटेशन मतलब एक साल्टेशन क्या है कि अगर बड़े स्तर पर कोई चेंज हो जाए, किसी पूरी कम्युनिटी में ही एक ऐसा चेंज आ जाए तो उसको साल्टेशन बोलते हैं, फिर वो नई स्पीसीज का रूप ले सकता है। ठीक है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है, इसके अंदर नियो डार्विनिज्म भी बोलते हैं। इसके अंदर डार्विन्स की थ्योरी, मेंडल्स के प्रिंसिपल और म्यूटेशन थ्योरी, जेनेटिक ट्रिप, जीन फ्लो, इनको मिला करके कंबाइन करके हम जो है वो इवोल्यूशन को देखते हैं, जो कि मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी कहलाती है। अब अगर हम बात करें एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, ये आज हम बात करते हैं कि जो जितने भी जीव अब हम देखते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग जीवों से ही उत्पन्न हुए हैं। जो पहले से जीव हैं उन्हीं से ही ये जीव बने हैं। तो इसके पीछे कोई ना कोई एविडेंसेस या सबूत तो होने चाहिए। तो वो सबूत हमें कुछ रूपों में मिलते हैं, जैसा कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि मॉर्फोलॉजिकल, अगर हम बाहरी आकारिकी की स्टडी करें तो आपको क्या सबूत मिलते हैं। एनाटॉमिकल, आंतरिक कैसा है, एम्ब्रियोलॉजिकल और पैलियोंटोलॉजिकल यानी फॉसिल्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी DNA के रूप में, और बायोजियोग्राफिकल, ये सब सबूत हम देखने को मिल सकते हैं हमें। तो मॉर्फोलॉजिकल के अंदर आप देख सकते हो कि होमोलोगस ऑर्गन्स जो हैं वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को दिखाते हैं। विंग्स ऑफ बैट एंड ह्यूमन आर्म, ये सारे के सारे क्या है, होमोलोगस ऑर्गन है। एनालोगस ऑर्गन है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को दिखाते हैं कि जैसे पक्षियों के जो विंग्स हैं वो और बटरफ्लाई के विंग्स हैं, हालांकि उनका ओरिजिन अलग अलग है लेकिन काम एक है। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है। एनाटॉमिकल या वेस्टिजियल ऑर्गन, अपेंडिक्स है या टेलबोन है, इनकी सहायता से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्यों विलुप्त हुई या ये क्यों अधिक विकसित हो गई। एम्ब्रियोलॉजिकल जो एविडेंसेस हैं उसके अंदर हम एम्ब्रियोलॉजिकल में देखते हैं कि एम्ब्रियो शुरुआती तौर में लगभग सभी के सिमिलर होते हैं, लेकिन बाद में उनमें डाइवर्जेंस आती है जिससे कि वो अलग अलग प्रकार के एम्ब्रियोज डेवलप होते हैं, अलग अलग जीवों के एम्ब्रियोज हैं। पैलियोंटोलॉजिकल या फॉसिल्स जो हैं, जो पुराने हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं, पुरानी हड्डियां मिली है, जैसे
एक बात ये देखिए कि आज हम डायनासोर को नहीं जान पाते अगर उनके कंकाल नहीं मिलते तो। इसी तरीके से हम आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में नहीं जान पाते अगर उसका कंकाल नहीं मिलता तो पुराने जितने भी फोसिल्स मिलते हैं उनसे हम ये कोशिश करते हैं कि उनको हम वर्तमान जीवों के साथ जोड़ें। ठीक है। मोलिकुलर बायोलॉजी। तो मोलिकुलर बायोलॉजी एक ऐसा टूल है जो कि मॉडर्न टूल है जिसमें डीएनए या प्रोटीन की सिमिलरिटी है। जैसे ह्यूमन एंड चिंपांजीज की डीएनए के अंदर लगभग 98% सिमिलरिटी पाई गई। तो इसका मतलब वो इवोल्यूशन में काफी नजदीक है मनुष्यों के। ठीक है। इसके अलावा बायोजियोग्राफिकल, अगर हम बात करें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की। ठीक है। पहले पेंजिया एंड पेंथेल्सा वाली थ्योरी है जो हो सकता है आपकी बुक में दी हो वो। या एंडेमिक स्पीसीज की। एंडेमिक स्पीसीज जैसे कई स्पीसीज जो है वो एक स्थान पर ही पाई जाती है। जैसे कि कंगारू है तो वो ऑस्ट्रेलिया में ही कन्फाइंड है। इसी तरीके से कुछ प्लांट स्पीसीज भी हैं जो कि एक जगह ही कन्फाइंड है। अच्छा, अब इवोल्यूशन का जो मैकेनिज्म है कैसे, भाई हमने चलो सारे एविडेंसेस स्टडी कर लिए तो लेकिन इवोल्यूशन हुआ कैसे होगा। हम ये मान सकते हैं कि कोई भी जीव है या पॉपुलेशन है उनके अंदर वेरिएशन आया होगा। वेरिएशन आने के बाद अगर आप देखें तो वेरिएशन का कारण हो सकता है म्यूटेशन ही रहा हो। तो म्यूटेशन या किसी भी वजह से वेरिएशन आ गया हो, उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन हुआ। नेचुरल सिलेक्शन, मान लीजिए कि अगर कोई पक्षी है और उनके अंदर वेरिएशन आ गया, मतलब जैसे उनकी चोंच की लेंथ में वेरिएशन आ गया, और अगर कोई ऐसी परिस्थिति वहां उत्पन्न हो गई कि वहां पर उन्हें काफी गहराई से कीड़ों मकोड़ों को खाना हो, तो जिनकी लंबी चोंच होगी वो ज्यादा सरवाइव करेंगे और जिनकी छोटी चोंच होगी वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो नेचुरल सिलेक्शन हो गया ना। तो नेचुरल सिलेक्शन इस तरीके से काम कर सकता है। और जेनेटिक ड्रिफ्ट आना, मतलब सैंपलिंग एरर के थ्रू या किसी भी तरीके से विभिन्नता आना, या फिर माइग्रेशन से, जीन फ्लो, इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है, या रिकॉम्बिनेशन से। इनसे सबसे वेरिएशन आता है। वेरिएशन के बाद नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन के बाद स्पेसिएशन होता है, मतलब अलग प्रजाति का विकास होता है। एक चीज, किसी भी जगह जीन्स की मात्रा कैसे स्थिर रहती है, इसके बारे में हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल है। वो ये कहता है कि अगर किसी भी रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन में हम जीन फ्रीक्वेंसीज को स्टडी करें तो अगर उनमें सिलेक्शन, म्यूटेशन, माइग्रेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट ये सब एब्सेंट हो तो फिर वो वहाँ का जो आ, एक तरीके से जो फ्रीक्वेंसीज का जो अनुपात है वो स्थिर रहता है। और इन्होंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दिया था इसका, ये याद रख लीजिएगा एज इट इज। ये पी प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, ये याद रख लीजिएगा बस। ठीक है। तो ये हार्डी वीनवर्क्स प्रिंसिपल है। इसके बाद कुछ एक एग्जांपल दिए हुए हैं। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, मैंने बताया था ना मोथ वाला, आइस में, और पहले जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था उस समय जो थे मोथ जो ब्लैक कलर के थे वो वहां पर आइस पर सीधे ही नजर आ जाते थे, और जो व्हाइट कलर वाली स्पीसीज है वो नजर नहीं आती थी। तो व्हाइट वाली जो पॉपुलेशन है ज्यादा बढ़ गई। बाद में इंडस्ट्रीज आ गई तो बर्फ के ऊपर थोड़ा बहुत धुआं जमने लगा जिससे उसका ग्रेइश कलर हो गया, उस पर फिर व्हाइट नजर आने लगा तो व्हाइट वालों की संख्या कम हो गई। तो ये नेचुरल सिलेक्शन पर ये डिपेंड करता है। ये एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का। एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब ये होता है कि कोई भी एक एंसेस्टर है और उससे एक कैरेक्टर विभिन्न प्रकार के जीवों में रेडिएट हुआ। जैसे मार्सुपियल्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो मार्सुपियल मतलब मार्सुपियल पाउच पाया जाता है उनके अंदर, जैसे कंगारू के अंदर है। तो वही परिस्थिति वहां पर बहुत सारे जीवों में भी है, जैसे मार्सुपियल रैट है और बहुत सारे और भी जीव हैं। तो वो एडेप्टिव रेडिएशन कहलाता है। इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स पहले आपके सिलेबस में था, अब नहीं है। इवोल्यूशन ऑफ मैन जो है वो, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में ही बताया हुआ है। जैसे ड्रायोपेथिकस है वो एप लाइक था। रामापेथिकस है मोर ह्यूमन लाइक था। ऑस्ट्रेलोपेथिकस है वो 2 मिलियन ईयर अगो था। फिर होमो हिबिलिस आया
उसके बाद होमो इरेक्टस आया, फिर निएंडरथल मैन आया, फिर क्रो मैग्नन मैन, और मॉडर्न जो मैन है होमो सेपियन आया। आप एक काम और करिएगा, अपनी बुक में से देख के इनकी खोपड़ी का जो सीसी है, क्यूबिक सेंटीमीटर जो वॉल्यूम है, वो भी लिख लीजिएगा, तो उससे और थोड़ा सा आप डायग्राम भी बना लें। ठीक है। अब इसके बाद जो अ, थोड़ा सा होमोलोगस एनालोगस के बारे में बताया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो कुछ इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं, जैसे लामार्क ने दिया था थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, डार्विन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन दिया गया, मेंडल जो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, ह्यूगो डीवरीज ने म्यूटेशन थ्योरी दी थी, स्वेल राइट ने जेनेटिक ड्रिफ्ट दिया था, मिलर ने ओरिजिन ऑफ लाइफ बताया था, हार्डी वीनबर्ग ने पॉपुलेशन जेनेटिक्स पे काम किया था और हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल दिया था, वो P+Q वाला, स्क्वायर वाला। हिकल ने रिकैपिचुलेशन थ्योरी, जो एम्ब्रियोलॉजिकल जो थ्योरी थी ना, वो दी गई थी। वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में बताया। ठीक है। अगर हम फाइनल इसका देखें इवोल्यूशन को, तो पहले ओरिजिन ऑफ अर्थ है, बाद में केमिकल इवोल्यूशन हुआ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ, प्रोकैरियोट्स आए, फिर यूकैरियोट्स आए, फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने, एक्वेटिक लाइफ भी, एम्फीबियंस आए, रेप्टाइल्स बने, बर्ड्स बने, मैमल्स बने, प्राइमेट एंसेस्ट्री के अंदर अर्ली ह्यूमंस, फिर मॉडर्न ह्यूमन बने। ये, और ये आपका है होमवर्क। पहला है एक्सप्लेन एडेप्टिव रेडिएशन विद एग्जांपल। सेकंड, हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, आप नोट कर लीजिए। एक्सप्लेन एडेप्टिव रेडिएशन विद एग्जांपल। दूसरा है